औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा अज़हर और आज इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम, डिफरेंट सेशन जो है वो लेके आता है, जिसमें नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशनल बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डिलीवर करता है। इसी तरह आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और हमारी गेस्ट जो कि आपने पहले भी जिनको देखा है वो हमारे साथ जुड़ी रहती हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देती हैं। इसी तरह आज भी हम जो है वो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है हमारी, या गिल्ट जिसको हम कहते हैं, लालच जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट है उनका तारुफ कराती चलूँ। वो सोशियोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, उसके अलावा वो पोइटिस्ट हैं और राइटर्स हैं। वो अपनी जो है वो शेर व शायरी जिसको आप कहते हैं वो पसंद करती हैं करना। मैं बात कर रही हूँ मुकद्दस मजीद का। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो मुकद्दस, आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है और तकरीबन जो हमारी जितनी भी सोसाइटी है, दुनिया कह लें पूरी, वो हम्म। बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुस चुकी है, मटेरियलिज्म के अंदर और गिल्ट के अंदर, या कह लें लालच के अंदर, सॉरी। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या है? ये जो मटेरियलिस्टिक इंसान इतना हो रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो है ना, इसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे कि सबसे पहले इंसान को अगर हम बहुत मतलब सेंचुरीज पहले जाएं तो उसमें ये था थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज अगो इंसान की तरफ ये होता था कि वो एनिमल्स की तरह जिंदगी गुजारता था। और वो इस तरह से अशरफुल मखलूकात का, अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखें, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो वो ये अशरफुल मखलूकात वाला सीन नहीं था। वो एनिमल्स की तरह से रहता था। तो अभी उसकी हुँ। कोग्निटिव थिंकिंग उस तरह से नहीं थी। तो वो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी थी। आपने खा लिया, जो आपकी नीड्स है पूरी हो गई, और यूं आपके दिन गुजरते गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर जब एक तरह का शऊर उजागर हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग से दूसरी चीजों पर पता करना शुरू किया, दूसरों को। तो उसकी ना चीज आ गई जो ऑनरशिप की चीज थी, कि वो चीजों को ऑन करना शुरू हो गया, ये मेरी चीज है, ये तुम्हारी चीज है। और वहां से कुछ लड़ाइयों का भी हमें एविडेंसेस इसके मिलते हैं कि वहां से ये मटेरियल को ऑन करना, प्रॉपर्टी को ऑन करना, लैंड को ऑन करना, ये वहां से स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसने अपनी डिफरेंट फॉर्म्स को लिया है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूं कैपिटलिज्म आ गया। और ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के हम एजेंट्स हैं सब लोग। और इसकी वजह से हम लोगों को देखते हैं कि वो सिस्टम के असरात हैं, तो लोग भी जो हैं वो ग्रीडी हैं। वो मटेरियल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं, उसको ऑन करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से ये अप्रोच पाई जाती है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा जो आपने बिल्कुल ठीक बात की और मैं इससे बिल्कुल एग्री करूँगी कि हमारा जो एक पूरा सिस्टम है, वो हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कैपिटलिस्टिक अप्रोच के अंदर आ रही है। मैं ये पूछना चाहूँगी मुक़द्दस आपसे कि सोसाइटी के ऊपर ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है? जैसा आपने अभी बात की कैपिटलिस्टिक अप्रोच की, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ कि ये कौन-सी अप्रोच है? ये किस तरीके से आपकी सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है? उसके बाद हम जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ चलेंगे कि वो किस तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है? जी, और ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए ना हमें सबसे पहले देखना होगा कि कैपिटलिज्म क्या होता है। तो जो हाँ जी। कैपिटलिज्म होता है, ये होती है प्राइवेट ओनरशिप। इसमें डिफरेंट तबकात आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर। एक उसकी वर्किंग क्लास होती है, फिर उसमें उसके अबाव क्लास होती है, फिर एक एलीट क्लास होती है जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। तो जो एलीट क्लास होती है उसका इन्फ्लुएंस जाता है सारी क्लासेस के ऊपर। एंड
उसका जब इन्फ्लुएंस जाता है सारी क्लासेस के ऊपर, तो उससे ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जब सब लोग देखते हैं कि जो एलीट क्लास है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, रिस्पेक्ट उसके पास है सारी एंड एवरीथिंग, तो लोग फिर ना उस क्लास में शामिल होना चाहते हैं। खास तौर पे जो हमें मिडिल क्लास के लोग नजर आएंगे, वो इस तरह के लोग होते हैं जो कि बिल्कुल लोअर क्लास में जाने से डरते हैं और वो अपर क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं। तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वैसे तो ये सब क्लासेस को अफेक्ट करती है, लेकिन मिडिल क्लास की एक वास्ट मेजोरिटी होती है, उसको ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। तो इसमें यही होता है कि लोग जो है वो रिस्पेक्ट, ऑनर, हैप्पीनेस उन सबको एसोसिएट कर देते हैं प्राइवेट ओनरशिप के साथ, कि मैं इतना मटेरियल ऑन करूंगा या इतना ऑन करूंगी तो उससे मैं मेजर कर सकूंगी कि मेरी हैप्पीनेस क्या है, उससे मैं मेजर कर सकूंगी कि मेरी दूसरों की नजर में रिस्पेक्ट कितनी है। तो ये इस तरह से होता है कि हमें ये जो अप्रोच है मटेरियलिस्टिक अप्रोच, वो हमारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो फिर उसके साइकोलॉजिकल बहुत बुरे असरात हैं, फिर उसके कुछ सोशल बुरे असरात हैं, और ओवरऑल हम सब लोग एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म बनते हैं जब हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच को इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, कि हर शख्स जो है वो ग्रीडी है, वो मटेरियल के पीछे भाग रहा है, तो कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ता जाता है। और जब इस तरह का सिस्टम बढ़ता जाता है तो वो जो क्लास बेस्ड ऑपरेशन है वो भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल मुक़द्दस, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं इससे बिल्कुल एग्री करूँगी क्योंकि जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं एज़ एन एडल्ट, जब हम सबको देखते हैं तो ये चीज़ ही नज़र आती है कि इंसान जो है वो इनर सेल्फ को नहीं देख रहा आजकल, मोरालिटी या अखलाकियात के ऊपर नहीं जाता है, लोगों को इस तरीके से जज नहीं करता, जिसके ऊपर हमने पहले भी मैंने एक सेशन किया था। ज़्यादातर जो चीज़ें देखने में आती हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि घर कैसा है, गाड़ी कितनी है, आपका पहनना-ओढ़ना कैसा है, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगला इंसान जो है ना वो आपको जज करने लग जाता है और वो समझता है कि, और वो दिल ही दिल में कि काश मेरे पास भी ये चीज़ हो या काश मैं भी ऐसे घूमूँ, ऐसे फिरूँ। तो वहाँ से आई थिंक सो जिस तरह आपने बात की कि वो एक इब्तिदाई चीज़ होती है, आपके माइंड में डेवलप होने लग जाती है और फिर आप उसकी तरफ जो है वो जाने लग जाते हैं। तो मुक़द्दस, यहाँ पे जो मेरे ज़हन में एक चीज़ आई वो ये है कि हम दौड़ में तो लग जाते हैं, ज़िंदगी की दौड़ में तो लग जाते हैं, चीज़ें समेटने में, प्रॉपर्टीज़ बनाने में, गाड़ी, घर, ये हर चीज़ बनाने में। लेकिन वो जो एक सुकून होता है, वो जो एक हैप्पीनेस होती है, जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में होती है, वो किस तरीके से अफ़ेक्ट होती है इन चीज़ों से? जी, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ आपका क्वेश्चन पॉइंट कर रहा है, वो ये है कि हम लोग ना, हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कि वी वांट टू बी हैप्पी। तो हर हुँ, शख्स जो है, अगर आप मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं और आप अपनी नीड से ज्यादा रख रहे हैं, जिसको आप सरप्लस कहते हैं, एक्स्ट्रा वाला सारा आप वो भी रखना चाहते हैं, तो वो इस वजह से कि आप हैप्पी होना चाहते हैं। तो उसमें हमारी ट्विस्टेड डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस आ जाएगी कि हमें ऐसा लगता है कि मैं इतना ऑन करूंगी तो ये जो सामने वाला शख्स है वो मुझे उतनी रिस्पेक्ट देगा, कि हमने रिस्पेक्ट का पैमाना भी एक ऑनरशिप को, मटेरियल ऑनरशिप को बना लिया। तो फिर हमें लगता है कि हैप्पीनेस तभी है जब ये शख्स मुझे रिस्पेक्ट करेगा, ये लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। और वो रिस्पेक्ट मुझे कैसे हासिल करनी है, मुझे इन लोगों से फाइनेंशियली, या फिर मेरा प्रॉपर्टी ज्यादा हो, मेरे पास मटेरियल ज्यादा हो, तो मुझे उसकी बेसिस पे रिस्पेक्ट हासिल करनी है। तो हम लोगों ने रिस्पेक्ट को, हैप्पीनेस को, पीस को, इन चीजों को भी मटेरियल से जोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी नजर आएंगे, कि लोग जो है वो इतना काम भी करते हैं और वो, उनकी बज़ाहिर तो एक सक्सेसफुल लाइफ आपको नजर आती है, लेकिन अंदर से वो पीसफुल नहीं होते, क्योंकि उसमें शो ऑफ का आंसर बहुत ज्यादा होता है। मैंने रिसेंटली इस पे एक कॉलम लिखा था और वो भी यही था कि रिश्तों में कारोबार करने वाले लोग तन्हाई की शिकायत किस मुंह से करते हैं, कि आप हर चीज को एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप हर चीज को मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इसको आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट क्या आ रहा है, आपको फाइनेंशियल पर्क्स क्या मिल रहे
हैं, यहाँ तक कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने उस बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं। जो बच्चा उनको जो ज़्यादा अर्न करता होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है उनकी नज़र में जब बड़े हो जाए, मतलब एक एक टिपिकल सोच इस तरह की बन गई हुई है। तो बाकी भी यही है कि हर जगह पे आप जब दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और आप खुद भी रिस्पेक्ट को इसके साथ एसोसिएट करते हैं, फिर आप वो वाली रिस्पेक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आप ग्रीडी होते जाते हैं। तो इसको अगर हैप्पीनेस के साथ हम देखें तो आप एक इंसान को ये लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो फिर मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। अगर वो मिल जाए तो इंसान का ना इंसान की साइकी एक बिल्कुल बैलून की तरह से है। आप उसको उसकी सर्टेन विशेस और डिजायर्स को पूरा करो तो वो एक्सपैंड होती जाती है। तो इसको युवाल नोह हरारी एक राइटर हैं जो कि हिस्टोरियन भी हैं, तो वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, और ये चीज़ उसको ज़िंदा रखे हुए है कि उसको और की जुस्तजू होती है। लेकिन अगर आप इसको एक अच्छे तौर पे देखना चाहते हैं, आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो आपको ये देखना है कि आप अपनी उस जुस्तजू को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। आप उस जुस्तजू को मटेरियल से रिलेट करते हैं या उसको इंटेलेक्ट से रिलेट करते हैं। आप अपनी सक्सेस को अपने अंदर की पीस से मेजर करते हैं या आप लोगों की नज़रों में उसे तलाश करते हैं। और साथ में ही हम इसमें एक थ्योरी ऐड कर सकते हैं जो कि हमने सोशियोलॉजी में हमने थ्योरी पढ़ी है, कूले की थ्योरी है वो, जिसमें वो ये कहता है कि इंसान जो है वो अपनी सक्सेस को और अपने स्टैंडर्ड्स को वो दूसरों की नजर में देखता है। अगर वो शख्स ऐसे कह देगा तो मैं अच्छा हूँ, वो कह देगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, यानी कि सोसाइटी और लोग जो आपके बारे में कहते हैं आप वो सुनते हैं और अपना इमेज वैसा बना लेते हैं। और आप फिर जब अपने आप से मुखातिब होते हैं आपको लगता है कि आप हो ही ये, क्योंकि उस शख्स ने या उन लोगों ने आपको यूँ डिफाइन किया है। तो जब हम मटेरियलिज्म को इस थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं तो उससे ये होता है कि उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब मैं इतना ऑन करूंगी और लोग उसको कहेंगे कि यू हैव अर्नड इतना, यू आर अर्निंग दिस मच, तो फिर ये मेरी सक्सेस का पैरामीटर है जब लोगों के मुंह से मैं ये सुनूंगी। और आप अक्सर ये देखें कि हमारी सोसाइटी को अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें, उसमें मेरा ये कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि वेस्ट सोसाइटी इज द बेस्ट, उसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं, कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो एक जगह पे हमें बेहतर नजर आता है और एक सोसाइटी अगर प्रोग्रेस कर रही है तो उनकी हम किसी बेटर चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम पिक कर सकते हैं उनमें से। तो आप कभी ये देखें कि हमारे यहाँ पे ना अगर आप मैरिजेस को देखें तो वहां पे शो ऑफ बहुत ज्यादा है कि आप सेवरल लैक्स तो सिर्फ आप अपने ड्रेसेस पे लगा रहे हैं, सेवरल लैक्स, और बाकी जो अरेंजमेंट्स है वो अलग है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग क्या कहेंगे बेसिस पे। अब इस लोग क्या कहें जो है वो हमारे अंदर उस चीज को फूंक देता है। हम अपने आप को डिफाइन करना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि जब ये जो सारे लोग हमने इनवाइट किए हैं ये कहेंगे कि वाह इन्होंने इतना ज्यादा स्पेंड किया है तो फिर हम बड़े ग्रेट लोग हैं, हम वो सुनना चाह रहे हैं। इसमें वो कूले की थ्योरी दोबारा फिट होती है कि हम अपनी सक्सेस को कि मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ हम सोसाइटी के मुंह से सुनना चाह रहे हैं, और हमने इतना ज्यादा बहा दिया और वो अभी नेक्स्ट में हमें चाहिए भी नहीं। और बहुत से लोग जो होते हैं वो लोन्स ले लेके इस तरह का शो ऑफ कर रहे होते हैं, और ये चीज डायरेक्टली उनके ऊपर एक प्रेशर डाल रही है, सोसाइटल प्रेशर। उनके ऊपर वो प्रेशर है, अंदर से वो पीसफुल नहीं होते कि वो एक रिलेशन, जैसे मैरिज की हमने बात की, उन्हें पता है नहीं कि मैरिज जो है ये होती किस लिए है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है, ये अंडरस्टैंडिंग का नाम है, ये साथ का नाम है। उन्होंने सिर्फ इसको मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए सिर्फ एक दिखावे का सामान बना दिया है। तो इसी तरह से हमारा बाकी सारा कुछ भी यूं ही है, हर चीज के अंदर दिखावा है। हम लोगों के मुंह से जो निकली हुई बातें हैं या उनकी जो नजरें होती हैं, आप किसी को बहुत ज्यादा अमेज्ड होकर देख रहे हो तो हम चाहते हैं कि हमें सब लोग ऐसा देखें। तो इसकी वजह से हम लोग अपने पीस को बिल्कुल स्टेक पे लगा देते हैं और हम अपनी अप्रोच इस तरह की रख लेते हैं। तो उससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इस तरह के सिस्टमेटिक इश्यूज रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल मुक़द्दस, आपने बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को।
ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और आई थिंक सो कि लोगों को इस चीज़ की आगाही देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ या आप जानती हैं, आपको पता है कि लोग उसको कितना फ़ॉलो करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज आपसे शेयर की जाती है, काइंडली उसके ऊपर अमल भी किया करें। ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई आपको नहीं बताता। और इससे आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो बेहतरी ला सकते हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। हमारे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल मैंने देखा है कि अगर आप ये जस्ट बड़ों में नहीं चीज़ देखी मैंने, ये आजकल के बच्चों में ज़्यादा चीज़ देखी है। मुक़द्दस, क्या आप इससे एग्री करती हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जनरेशन है, उसके बजाय जो अब के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ यूथ ऐसी है, जिनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने में आ रही है कि उनको खुशी से या पीसफुलनेस क्या होता है, वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं। वो जस्ट ये समझते हैं कि हमारे घर में जो है ये चीज़ होनी चाहिए। वो अपने पेरेंट्स को भी जो है वो उस तरीके से तंग करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के पास ये है, तो आपके पास क्यों नहीं है? इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके बिल्कुल। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, वो ये है कि जब हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें तबकाती निज़ाम होता है, तो हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे, टीवी पे वो ग्लैमर जब देखते हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब जब हम देखते हैं फैमिली के साथ आपका ना बॉन्ड तो होता है लेकिन अ, पहले की निस्बत बॉन्ड में उतनी ज़्यादा अब स्ट्रेंथ नहीं रही जितना इन्फ्लुएंस पहले होता था पेरेंट्स का और फैमिली का। अब मैस मीडिया फैमिली को आहिस्ता-आहिस्ता रिप्लेस करता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि आपको ना ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनसे उनका ज़्यादातर टाइम गुज़रता ही यूँ है मूवीज़ में और सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो फैमिली वाला कुछ उनकी रूटीन इस तरह की हो गई है कि वो कुछ कम हो गया है। तो इस वजह से जब वो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं मूवीज़ में, डिफरेंट शोज़ में, सोशल मीडिया पे और फिर वो वैसा बनने की कोशिश करते हैं। अब हर शख्स जो है, वो वही वाला स्टैंडर्ड जो है, वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जो कि एक रियलिटी है। तो फिर इस तरह के जो बच्चे होते हैं, वो कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो खुद तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो फिर अपने पेरेंट्स को जो उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो फिर उनको कोसना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाले इश्यूज़ वाक़ई बहुत अहम हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं, मैं जिस चीज़ को करना चाहूँगी हाइलाइट इसमें, एक तो वो ये है कि हमारा जो मैस मीडिया है, वो बहुत टॉक्सिक है, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा। आप देखिए हमारी जो रिवायती राइटर्स हैं, उनको देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग उनको बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो वो जब किसी कैरेक्टर को वो सक्सेसफुल दिखाते हैं और हमारा मैस मीडिया भी आप हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ उठा लें या बाकी भी, तो जब किसी को सक्सेसफुल दिखाना है, किसी को बड़ा मज़े का दिखाना है, तो वो उसमें उसका रिच होना एक कंपल्सरी चीज़ दिखाएँगे। वो किसी की सक्सेस को उसके ग्लैमर से दिखाएँगे। तो जब ये चीज़ एक स्टैंडर्ड बना दी जाती है, तो आपके यंगस्टर्स उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इसको इसी तरह से हम टैकल कर सकते हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को बताएँ कि सक्सेस है आपके पीस के साथ, सक्सेस है कंटेंटमेंट के साथ कि आप अंदर से मुकम्मल कितने हैं। हमारा आप जितना भी कंटेंट है वो उठा के देख लें हमारे ड्रामास का, मूवीज़ का। आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन को दिखाना है तो आप दिखाएँगे कि ये इतना गरीब था, ये इतना रिच हो गया, अब वो ये अफ़ोर्ड कर सकता है, दैट पर्सन इज़ सक्सेसफुल और ये बहुत ही शैलो अप्रोच है। और अ, हमारे ना ये हम हर शख्स को इस पैमाने पे माप भी नहीं सकते। किसी का बैकग्राउंड किसी और तरह का होता है, किसी का किसी और तरह का, किसी पे किसी और तरह के हालात रहे होते हैं। तो सब लोग सर्टेन टाइम के बाद एक ही पोज़ीशन पे नहीं आ सकते, तो फिर हम एक स्टैंडर्ड बना के कोई इतना अफ़ोर्ड कर सकता है, कोई इस तरह का ग्लैमर है किसी के पास और ये वो पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट, तो फिर दैट पर्सन इज़ सक्सेसफुल और जो इसको नहीं कर सकता,
वो सक्सेसफुल नहीं है। तो जब ये वाला स्टैंडर्ड हम तोड़ेंगे तो हम अपने यंगस्टर्स को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और बाकी ये कि बहुत से यंगस्टर्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि आप इंस्टाग्राम पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिनको हीरोइंस और हीरोज को आप देख रहे होते हैं, तो उनसे इतना मुतासिर होने की जरूरत नहीं है कि दे लुक सो वेल। एक तो उसमें बहुत से और भी फैक्टर्स होते हैं कि अगर वो लुक्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि दे आर फार मोर गुड लुकिंग देन यू। और बाकी ये है कि उनका लाइफस्टाइल देख के इतना मुतासिर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जो दिख रहे होते हैं वो होते नहीं है। वो अंदर से उनका वो कितने सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से आप वो नहीं जानते। तो यूं किसी को देख के उसको अपना एक आइडियल बना के फिर अपने पेरेंट्स को उस पर कोसना, अपनी जिंदगी को उस पर कोसना और हर चीज को गलत समझना अपनी को, और किसी को समझना कि ये परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, तो ये आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आपको कंटेंटमेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने अंदर पीस को ढूंढना चाहिए। जो रिसोर्सेज आपके पास है उनको एफिशिएंट वे में आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो इस तरह से इससे निकला जा सकता है। बिल्कुल। और मुकद्दस ये भी देखने में आता है कि जैसा आपने बताया, बिल्कुल बच्चों को ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर अब तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे कह लें कि आप मेकअप के ट्यूटोरियल्स देख देख के लड़कियों को मतलब बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम मेकअप का कलेक्शन करते रहें, बस वो सारे पैसे उस पे लगा देती हैं। कुछ लोगों को कपड़ों पे होता है, वो कपड़ों पे लगा देते हैं। तो वो जो चीज़ें आती हैं ना, आपको जो नज़र आती हैं, उन लोगों से पूछें कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, जब आप अपने से ऊपर किसी को देखते हैं कि ये कितना रिच है या ये कितना सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक सो आप जस्ट ऊपर-ऊपर से देखते हैं, आपको अंदर की चीज़ें नहीं पता चलती हैं। वो ही बता सकते हैं कि वो उस इतने पैसे और इतनी चीज़ों के बावजूद भी खुश नहीं होते हैं। उनको सुकून चाहिए, उनको प्राइवेसी चाहिए। और हम लोग जो हैं हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, हमारी प्राइवेसी भी है, हमें सुकून भी है। और ये ख्वाहिशात जो होती हैं, ये तो इंसान के साथ-साथ चलती रहती हैं। तो उनको आपको इतना काबिल होना चाहिए अपनी मेहनत पे, और अपनी अखलाकियात, अपनी मोरालिटी अच्छी रखनी चाहिए, और फिर वो चीज़ें जो है वो हासिल करनी चाहिए। ना कि आप दूसरों को देख के उनसे इम्प्रेस होके, हाँ जी, अपना आइडियल ज़रूर रखें कि आपको कोई आइडियल है आपका, आप वैसे बनना चाहते हैं, या आपको उनके किए हुए काम पसंद हैं, आप वैसे काम करना चाहते हैं, आप अपनी सोसाइटी को, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कि आप अपने घर को नहीं देख रहे, आप जस्ट अपना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें और फिर उससे लालच में आ रहे हैं। मुक़द्दस ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है आजकल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वैसे तो बंद है, बट जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, तो हम्म। ये चीज़ बहुत देखने में आती है कि मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से बच्चे उस पर्टिकुलर बच्ची या बच्चे के पास बहुत दोस्ती करने या बहुत ज़्यादा जाते हैं जो बहुत रिच होता है या बहुत अमीर होता है। तो उसका जो किसी का एक स्टेटस बड़ा अच्छा होता है, तो वो हर कोई जो है ना उसके पास बैठता है कि मेरी इससे दोस्ती हो जाए, मेरी इससे दोस्ती हो जाए। और उसके बैक एंड पे आई डोंट नो, शायद उसके यही चीज रहती होगी कि हमें इससे बहुत फायदा हो सकता है, या तो ये जो चीज है, आई थिंक सो इसके ऊपर भी एक अलहदा टॉपिक, एक अलहदा डिस्कशन हो सकती है कि ये चीज आपको साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट करती है। और ये जो लालच और की चीज आती है, मुकद्दस इसके बारे में आप बात करेंगे, जो लालच बढ़ता जा रहा है इन चीजों की वजह से, मटेरियल चीजें हमने बात की, बट ये जो लालच बढ़ता जा रहा है और फिर उसकी वजह से हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, मुकद्दस इसके बारे में बताइएगा। जी, ये बहुत मजे का है और साथ में ये रिलेटेबल भी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स इसको देखें वो रिलेट भी कर सकेंगे। तो आपने इसमें ये बताया कि हमारे जो
इतने ज्यादा एडल्ट नहीं है, जो बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं उनमें भी आप ये चीज देखें तो दे गेट अट्रैक्टेड टू दोज पीपल जो कि वेल्दी होते हैं, जो कि स्ट्रोंग होते हैं फाइनेंशियली। तो उसमें ये होता है कि वो एक तो ये होता है कि आप ना जब कंटेंटमेंट फील नहीं ना करते अपने अंदर, आप इतने ज्यादा अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते हैं और आप इतने कॉन्फिडेंट अपने अंदर नहीं होते हैं, तो इस तरह के लोग ना दूसरों में अपनी वाह वाह के लिए अपने लिंक्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रखना पसंद करते हैं कि इसकी वजह से हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी। एक तो ये चीज होती है। दूसरा ये होता है कुछ फाइनेंशियल पर्क्स की वजह से इस तरह के लोग उनसे एसोसिएटेड होते हैं। और जिस वेल्दी पर्सन के साथ या स्टूडेंट के साथ या जो भी इंडिविजुअल है उसके साथ ये एसोसिएटेड है, उस पर इसके नेगेटिव ये आते हैं कि लोग उससे एसोसिएटेड नहीं है, लोग उसके पास जो मटेरियल है उससे एसोसिएटेड है। तो वो एक अंदरूनी तन्हाई है जो बज़ाहिर लोगों के साथ बड़े टाइज हैं उसके और बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन डीप डाउन उसमें भी तन्हाई है, क्योंकि लोग उससे एसोसिएटेड नहीं है, उसके मटेरियल या वो जिन चीजों को ऑन कर रहा है उससे एसोसिएटेड है। और इसका एक और बहुत बुरा जो असर आता है वो उन स्टूडेंट्स पे आता है जो कि ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते, जो जरा मॉडरेट होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं या वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको जब इस तरह से निग्लेक्ट किया जाता है तो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर उन्हें प्रॉपरली गाइड ना किया जाए तो ये स्ट्रेस बहुत बढ़ भी सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और वो मायूसी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो बेहतर बिल्कुल। ये है कि हम अपने टाइज जो हैं वो हम ओरिजिनल रहते हुए अच्छे वाले अपने टाइज रखें दूसरों के साथ, इमोशनल सपोर्ट के ऊपर, जिसमें कोई इस तरह का ग्रीड ना हो। किसी से आप जुड़े बिल्कुल, तो आप उस पर्सन से जुड़े, उसके मटेरियल से नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल मुक़द्दस। और मेरे माइंड में अभी मतलब एकदम एक बात आई, अगर देखें जब 2 फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं, लाइक जो रिश्ते की बात चलती है, किसी बच्ची की या बच्चे के रिश्ते की बात चलती है, तो आजकल ये देखने में आता है कि दोनों तरफ से बच्चियाँ भी और बच्चे भी, उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि जो फैमिली आप देख रहे हो वो रिच हो, वो वेल्दी हो, हमें पैसे की कमी ना हो। बजाय हम्म। इसके हम ये देखें कि आपने जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है वो कैसे हैं, और वो मतलब कितने अच्छे हैं या दीन दुनिया को लेके चलते हैं, ये चीज़ें तो कहीं रह गई। वो जस्ट ये हम्म। देखते हैं कि और कहते हैं कि भई रिच होना चाहिए, हमें हर चीज़ सहूलत की जो है वो वहाँ पे मिलनी चाहिए, हम इसी में खुश हैं। तो ये ये जो एक लालच है जो कि बच्चियों में और बच्चों में हो रहा है, और जिसकी वजह से बहुत से बच्चे और बहुत से पेपर करते हैं, लाइक वो इस तरीके से नहीं कर सकते। वो कोई भी रीज़न हो सकती है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकती है, वो इतना नहीं कर सकते, तो फिर उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसमें बच्चों का कितना कसूर है कि बच्चे अपनी इस तरह की जो मेंटालिटी है वो डेवलप कर रहे हैं। हम्म। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है। इस पे ये देखिए, अगर मैं अपनी भी बात करूँ ना तो मैंने अपनी बहुत सी सर्कल में इस तरह की गर्ल्स को देखा है। तो आपको पता है इस एज में समटाइम्स आप इस तरह के टॉपिक पे बात कर ही लेते हैं। तो जब वो इस पे बात करती है तो इन द लाइफ पार्टनर दे वांट कि वो पर्सन बहुत ज्यादा वेल्दी होना चाहिए। तो आप वेमेन में इस तरह की अप्रोच को ज्यादा देखते हैं कि वो एक सेफ साइड लेना चाह रही होती हैं इस पेट्रियार्कल सेटअप में। तो जिस तरह से उन्हें बताया जाता है कि जी औरत चार दीवारी में रहे, घर के काम, बच्चे एंड ऑल दैट, तो वो उसमें रहते हुए ना वो फिर चाहती है कि कोई बड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वो उनकी हर चीज को स्पॉन्सर कर सके एंड ऑल दैट। तो गर्ल्स में ये चीज ज्यादा होती है, दे लुक फॉर अ रिचर मैन, दे लुक फॉर अ वेल्दियर मैन। तो इससे क्या होता है, हम सिर्फ वेमेन की बात करते हैं, उनपे स्ट्रेस और पेट्रियार्की, ऑप्रेशन अगेंस्ट वेमेन और इस सब पे, लेकिन यहाँ पे जब आप देखें तो मेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उन पे इस तरह से प्रेशर होता है कि अपने आप को स्पॉन्सर करें, पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करें। और ये जो बॉयज होते हैं इस स्टेज के, वो अजीब से निग्लेक्शन का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी अपना करियर बना रहे हैं, वो उस तरह से स्टैब्लिश्ड नहीं है और उनको कोई प्रेफर नहीं कर रहा। तो इस वजह से ये जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इस मामले में भी ये मेन को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। वो जिस तरह से निग्लेक्ट हो रहे होते हैं, उन पे जिस तरह का स्ट्रेस बढ़ रहा होता है।
और इसका सॉल्यूशन जो मैं समझती हूँ ना, वो ये है कि हम लोग हमारी जो गर्ल्स हैं और हमारे सारे जो भी यंगस्टर्स हैं, उनमें एक चीज को डाल दें। एक तो ये कि आपको अपने आप से ही भरना है। आपको किसी और को जो बहुत ज्यादा ओन करता है उसको अपना आइडियल नहीं बनाना। आइडियल आप अपने आप के लिए अपना खुद है। कंपैरिजन करना है तो अपना कंपैरिजन अपने आप से करें, अपने पास्ट से करें, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें आपने कितना बेहतर किया है, और आगे बढ़ते जाएं। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, हर एक को अपने आप को खुद स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सिस्टम है, ये उसकी नीड बन गई है। तो हमें गर्ल्स में भी इस चीज को प्रोमोट नहीं करना चाहिए कि यू हैव टू डिपेंड ऑन द वेल्थ ऑफ द मैन, क्योंकि ये लड़की के लिए खुद नुकसानदेह है। क्योंकि वो जब किसी पे डिपेंड कर रही है, वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। जब आप किसी पे टोटली इस तरह से डिपेंड करें फॉर ऑल ऑफ योर नीड्स एंड डिजायर्स, और अगर वो पर्सन कल को अब्यूजिव हो, तो आप कभी स्टैंड नहीं ले सकते। तो लड़की को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो बॉयज है उनका भी हम बर्डन इस तरह से शेयर कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं उस चीज को, कि आप जब खुद स्ट्रॉन्ग होंगे और वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे अपने तौर पे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, अगर हर शख्स अपने आप को स्पॉन्सर करे खुद से। बिल्कुल, बिल्कुल मुक़द्दस, बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी तरफ अ, आम इंसान नहीं सोचता इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि हमारा सेशन का जो टाइम है वो तकरीबन एंड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी-सी बात करना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल सही बात की कि जो लड़के हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि फैमिलीज़ देखती हैं कि लड़के के पास क्या है पीछे, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है या वो कितना कमाता है या उसके पास गाड़ी है या नहीं है। तो फिर जो लड़के हैं वो भी इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं कि जी हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो ही हमें कोई लड़की देगा अपनी। तो ये चीज़ भी जो है वो फैमिलीज़ जो है वो डालती हैं माइंड में, और बच्चियाँ जो हैं, जो लड़कियाँ हैं ऑब्वियसली इस चीज़ को तो हर कोई सपोर्ट करता है कि अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, हर किसी को अपना खुद जो है वो अपने आप को सँभालने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि कल को अगर किसी भी सूरत में आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि आपको बाहर निकलना पड़ता है और कमाना पड़ता है, लोगों से डील करना पड़ता है, तो एज़ अ गर्ल, एज़ अ वुमन आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से सोसाइटी में डील करना है लोगों के साथ। और ये तभी है जब आप अपने पैरों पे स्टैंड करेंगी और आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी एनवायरनमेंट किस तरीके का है। तो मुकद्दस, बिल्कुल। यहाँ पे लास्ट में जो है वो मैं चाहूँगी कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहती हैं मज़ीद, तो आप ज़रूर अपना मैसेज दीजिएगा। देन उसके बाद हम अपना सेशन जो है वो फिर एंड करते हैं। ओके, सो जैसा कि अब न्यू ईयर भी है, और मेरा यही मैसेज होगा आप सबके लिए कि 2020 तो आई नो कि सबका बहुत ही ज़्यादा बुरा और मनहूस टाइप गुजरा है। तो 2021 के लिए हम अपने आप से ये वादा कर सकते हैं कि मैं चूंकि यूथ एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, आई वर्क विद यूथ जनरल असेंबली एज सेक्रेटरी जनरल एंड आई एम देयर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एज वेल। तो मेरा मेन इसी पे होगा, और मैं यंगस्टर्स से ये बात कहना चाहूंगी कि आप हमेशा सिस्टम के कीड़े निकालने की बजाय और कहने के बजाय कि बुरा है, ये है, वो है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी गलतियां हैं, तो इनको हमें सुधारना है, हमें सिर्फ कंप्लेन करके बैठ नहीं जाना है। तो मैं ये चाहूंगी कि 2021 में सब यंगस्टर्स जो हैं वो अपना बहुत सा जो प्रेशियस टाइम है वो इधर उधर वेस्ट करने के बजाय वो अपने ऊपर लगाएं, अपने आप को अपने हर कल से बेहतर बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को एज अ डेवलपिंग नेशन। हमें हमारी 64% है यंगस्टर्स, जो कि बहुत बड़ा रेशो है। हमें आपकी जरूरत है। आप अपने आप को ग्रूम करें ऑन डेली बेसिस, और इस तरह के जो फेक आइडियल्स बना के और उनके फैन बने जाना और मर मिटना उनके ऊपर, ऐसे सेलिब्रिटीज के ऊपर, और अपनी जिंदगी में से कीड़े निकालना कि आप इतना ओन नहीं करते एंड ऑल दैट, उससे बेहतर है कि आप अपने जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करें, और मटेरियल बेसिस पे कभी खुद को जज नहीं करें, कभी इस तरह का नहीं करें, बल्कि आप आगे बढ़ने का सोचें, और जो आपके स्किल्स हैं उनको ग्रूम करें, और हमेशा एक सामने देखने वाली अप्रोच रखें। या एंड हैप्पी न्यू ईयर।
थैंक यू सो मच मुकद्दस। और हमारे व्यूअर्स जो हैं जो हमें देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा मुकद्दस से। और मुकद्दस और मेरी तरफ से जो है वो हैप्पी न्यू ईयर। और आज जो है वो यहाँ पे हम अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर जो है आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।